नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल का कहना है कि भारत सर्वे भवन्तु सुखानी के मंत्र पर चलने वाला देश है। भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, भले ही पाकिस्तान मदद ना भी मांगे तो भी भारत को पड़ोसी धर्म का निर्वहन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कृष्ण गोपाल जी, आपका स्वागत है। आपने दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया पाकिस्तान को लेकर, और आपने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत गेहूं भेज सकता है, 20 लाख टन भेज सकता है, वो मांगता नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारत का जो विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया में सभी सुखी रहें, दुनिया में कोई भी मनुष्य कहीं पर भी भूखा ना रहे। हमारे पड़ोस में ठीक है पाकिस्तान संकट में है, लेकिन बार बार वो हमारे ऊपर आक्रमण भी करता है। लेकिन यदि पाकिस्तान उदार मन से भारत से गेहूं मांगता तो भारत सदाशयता के साथ उसको जरूर देता। यह भारत की सनातन परंपरा है। अभी कोरोना में आपने देखा ना, हमारे पास मेडिसिन्स थे, वैक्सीन थे, तो हमने जरूरत वाले देशों को तुरंत दिया। हमने गेहूं भी दुनिया में अनेक देशों को दिया जिनको आवश्यकता है। सौभाग्य से भारत के पास सरप्लस गेहूं है, लेकिन वो अपनी जिद छोड़े ना, वो जिद नहीं छोड़ता, शत्रुता नहीं छोड़ता, ये बड़ी उसकी समस्या है। आप कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, आप कहते हैं हमने सबको वैक्सीन दी, आप कहते हैं हमने गेहूं भी दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है वहां हालत खराब है। आपने कहा कि 250 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, आप क्यों नहीं भेजते हैं? उसमें आप क्यों चाहते हैं कि वो आपसे मांगे, हाथ जोड़े, तभी आप करेंगे? जब आप सबको देते हैं, खुले मन से दीजिए। आप तो कह चुके हैं कि ये अपना ही देश है। आपने कहा पाकिस्तान के लिए कल कि अपना देश है। ये तो भारत सरकार से मांगेगा ना, तो भारत सरकार से मांगेगा तो भारत सरकार विचार करेगी इसके ऊपर। मेरा मानना है जरूर भारत सरकार उदारता पूर्वक विचार करेगी, लेकिन वो मांगने का मन तो बनाए, उसकी जिद तो ये है ना। कृष्ण गोपाल जी, मैं यही समझना चाह रहा था कि इसमें मांगना क्यों जरूरी है, अगर हम देख रहे हैं कि लोग वहां भूखे हैं। और आपने कहा कि आपके शब्दों का चयन आप पता नहीं कैसे इसको समझाना चाहेंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान में तो कुत्ता भी नहीं भूखा सोना चाहिए। तो मांगना क्यों जरूरी है? हम लोग उदार नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो बातें आवश्यक है ना, वो बातें तो आवश्यक है, जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अगर वो मांगे तो हम लोग 20 लाख टन गेहूं दे सकते हैं? नहीं, ये तो सरकारों का निर्णय है। हाँ, भारत के पास सरप्लस तो है। भारत अपनी आवश्यकता से 1.5 करोड़ टन गेहूं अधिक पैदा करता है इस समय। ये सच बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। ये बताएं कि पाकिस्तान पर आप लोग बार बार बात करते हैं। इमरान खान ने पिछले दिनों काफी तारीफ की भारत की। क्या लगता है कि एक बार फिर समय है पाकिस्तान से बात करने का? पाकिस्तान को अपने मन को ठीक रखना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान ने 4 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया है। 47 में किया, 65 में किया, 71 में किया, कारगिल में किया। तो उसको अपने इस स्वभाव को सुधारना चाहिए। जब तक अपने इस स्वभाव को नहीं सुधारता तो वहां भी अस्थिरता रहती है, और भारत के साथ एक शत्रुता का भाव उसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए। और आतंकवादियों को जो प्रशिक्षित करके भारत भेजता है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंध सामान्य बनना थोड़ा सा कठिन होता है, और इसलिए अपने स्वभाव को सुधार करके वो चलेगा, इसी में पाकिस्तान का भी भला है। आपकी राय में, आरएसएस की राय में क्या वजह है कि पाकिस्तान जो जैसा आप कह रहे हैं स्वभाव को सुधारता नहीं है?
और पाकिस्तान का निर्माण ही देखिए एक शत्रुता के आधार पर हुआ है। हम भारत के साथ नहीं रह सकते। ये जो बात थी जिन्ना साहिब की या इकबाल साहिब की, उसके कारण से पाकिस्तान बना, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यहां वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकेंगे। लेकिन ये गलत नीति थी, क्योंकि भारत में विभाजन के बाद भी बड़ी संख्या में मुसलमान रह गए, वे अच्छे तरह से रह रहे हैं यहां। तो भारत में जो मुस्लिम जनसंख्या यहां रह गई थी वो अच्छे से बढ़ रही है। वो 3 या 3.5 करोड़ मुसलमान आजादी के समय भारत में थे, आज उनकी जनसंख्या 14 करोड़ है, 14.5 करोड़ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह गए थे वो उस समय लगभग 11 साढ़े 11% थे, वो केवल 1% रह गए। ये ऐसा क्यों होता है? ये एक चिंता का विषय है। जो आबादी थी मुसलमानों की वो करीब 26% थी, जिन्ना मांग रहे थे 30% आरक्षण, आज वो घट गई है। भारत में करीब 15-16% मुसलमान हैं, 17% मुसलमान हैं। क्या इसमें जो गिनती है वो आपकी गिनती बाकी गिनतियों से अलग चलती है? उसकी कोई खास वजह है? नहीं, मैं तो सेंसस की रिपोर्ट बता रहा हूं। जो पुराना सेंसस था उसमें लगभग 13.5% मुसलमान थे। आज वो मुसलमान लगभग 14-14.25% होंगे, है ना? तो ये सेंसस की रिपोर्ट है। आप सेंसस की बात कर रहे हैं, आपको सेंसस पर कितना विश्वास है? देश में जनगणना होनी चाहिए, ये आप कितना जरूरी मानते हैं? भाई, सेंसस के अलावा और कौन सा आधार है? वो अच्छे प्रकार से हो, इतना ही आवश्यक है। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि अगर 1981 से 1881 से, माफ कीजिएगा, लगातार एक काम हो रहा है, वो जनगणना का काम हो रहा है। 1881 से 1830 के आसपास अंग्रेजों ने इसकी कोशिश की थी, और ये पहली बार है कि जनसंख्या अभी तक गिनी नहीं गई है इस देश की। हमारी जितनी भी योजनाएं बन रही हैं वो 2011 में जो जनसंख्या गिनी गई थी, यानी 15 साल पुरानी जनसंख्या के आधार पर बन रही है। और कहा यह जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसके बाद ही लोगों को गिना जाएगा, जनसंख्या जनगणना की जाएगी। आपको इस पर, आरएसएस को इस पर चिंता नहीं है? आरएसएस सरकार के पता नहीं लगाम खींचता है, कान खींचता है, या कान में बोलता है, वो करता नहीं है, क्या है? तो जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई और हर 10 वर्ष के बाद भारत में सेंसस होता है। हां, उसके अंदर एक्यूरेसी और अधिक अच्छी हो, यह तो आवश्यक है, लेकिन जनगणना के अलावा और कोई ऐसा साधन तो दिखाई देता नहीं जिससे कि देश में कितने मनुष्य हैं, बच्चे कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, रोजगार में कितने हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, लिटरेसी का रेट कैसा है। तो ये सब बातों को जानने के लिए देश में जनसंख्या की और हर 10 साल बाद ये प्रोसेस होती है। लेकिन जनसंख्या ये गिनी जाती है, जो सेंसस होता है, इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उसके आधार पर आगे के प्लानिंग होता है, आगे की योजनाएं बनती है, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो सेंसस तो आवश्यक है, लेकिन यह सेंसस बहुत सारी बातों को डिक्लेयर भी करता है, बताता भी है क्या स्थिति है। और कभी कभी थोड़ा चिंताजनक स्थिति जो ध्यान में आती है वो ये आती है कि एक और तो लिटरेसी का रेट बढ़ रहा है, अच्छी बात है। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था, जो एकदम अलार्मिंग था, वो कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। देश भर में जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, ग्रेजुएट्स है, उनकी संख्या बढ़ रही है, ये तो अच्छा है। लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है वो तो चिंताजनक दिखाई देता है। सर, आसाम का मूवमेंट क्यों हुआ? जब 1941 के सेंसस के आधार पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो पाकिस्तान को चले गए, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों के अंदर वहां 9-10 डिस्ट्रिक्ट फिर मुस्लिम मेजॉरिटी के हो गए।
तो एक जनगणना ये भी बताता है कि खतरा कहां पैदा हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। हमारा मानना ऐसा है, ये जो प्लान्ड वे में या किसी भी कारण से जो डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं वो अलार्मिंग होते हैं, भविष्य के लिए एक खतरा उसकी घंटी बजाते हैं। तो आसाम के लोगों को लगता है उनकी पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। दुबड़ी, नलबाड़ी, हैलाकांदी, करीमगंज, उन जिलों को देखिए ना आप, क्यों ये डेमोग्राफी ऐसी बदल गई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कृष्ण गोपाल जी, पर मेरा सवाल तो वहीं खड़ा हुआ है, उसके पास आप गए नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपने सरकार को कहा, सरकार के कान मरोड़े, सरकार को इशारा किया, सरकार को कहा कि ये गिनी जानी चाहिए आबादी? क्या ये वजह है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो दावे किए हैं, वो अगर जनसंख्या गिनी जाती है तो वो दावे उनकी सच खुल जाएगा? 10% घरों में बिजली है, हम ये मान लें कि सभी घरों में बिजली है गांव के, ये सारी बातें खुल जाएंगी। क्या यही वजह है कि 24 के चुनाव के बाद गिनती होगी? इस पर आप सीधा सवाल का जवाब देने रहे हैं, ये बात सही नहीं है आपकी। जो जिस तरह से आप प्रश्न कर रहे हैं वो से हम सहमत नहीं है। आप प्रश्न से सहमत हैं? नहीं, हाँ, आपने जैसे कहा ना, वो प्रश्न को मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से आपने कहा उससे हम सहमत नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो स्वतंत्र एक संगठन है। हमको जो कहना है या तो जनता से कहते हैं, अपने स्वयंसेवकों से कहते हैं। चलिए, आप भाजपा से आपका जो अगर इंडिकेशन है, तो भाजपा अलग एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है, वो सरकार बनाती है, वो अपना निर्णय लेंगे। पर क्या इतना कह सकते हैं कि आरएसएस मांग करती है कि जो जनसंख्या गिनी जानी चाहिए थी, 2021 में आनी चाहिए थी, वो काम पूरा किया जाना चाहिए, इतना आप कह सकते हैं? पिछली जनगणना तो शायद ये कोरोना के कारण से नहीं हो सके, थोड़ा लेट होने वाली होगी शायद, मेरे अंदाज से। कोरोना में जो जनगणना 2021 वाली होनी थी वो नहीं हो सकी है, शायद उसका काम अभी चल रहा होगा। और उसमें से जनगणना के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे सामने, उसमें अगर कुछ आवश्यक बातें दिखेंगी तो वो हम लोग कहेंगे। हमको तो कहने में कोई संकोच नहीं है। जातीय जनगणना का सवाल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होने वाली है। इस पर आरएसएस का क्या मत है? क्या जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए? जातीय जनगणना का विषय हमको ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक अधिक है। एक एक जाति को गिन करके उसका पर्पज क्या है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, इसमें किसी को दो मत नहीं है। और से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है। समाज में किसी भी प्रकार से जातिगत वैमनस्य, जातिगत भेदभाव ये अधिक न बढ़े, इस बात का तो अपने को पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको लगता है जातीय जनगणना से वो बढ़ेगा? हम चाहते हैं किसी भी प्रकार का ऐसा ऑपरेशन न हो जिसके कारण से जातिगत भेदभाव और बढ़े और जातिगत दीवारें और अधिक मजबूत हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब धीरे धीरे जातिगत भेदभाव, जातिगत जो है आइडेंटिटी, ये धीरे धीरे जाना चाहिए। जो संविधान ने कहा है वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब से ऊपर हट करके और काम करेगा। पर ऐसी कोई भी बात जिससे ये जो आइडेंटिटीज है और अधिक सॉलिडिफाई होती है, ये मैं समझता हूं ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई भी ऐसा ऑपरेशन ये हमारे संविधान की मूल भावनाओं को शायद थोड़ा सा हो सकता है आहत करे। ये जो आइडियाज ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अगर आप अखंड भारत की बात करें तो उसमें आस पड़ोस के आप कितने देशों को गिनते हैं अखंड भारत में? जब अखंड भारत की बात चलती है तो देखिए वो राजनीतिक नहीं है, वो सांस्कृतिक अधिक है। जब वो सारे वो जो भाग जो भारत के दर्शन से, कल्चर से अपने को एक मानते हैं, जिनको मालूम है हमारा जो सांस्कृतिक मूल जो सोर्स है, रिसोर्स है, ओरिजिन है, वो भारत है। तो भारत के इस दार्शनिक, सांस्कृतिक, वैचारिक इस भाव से जो एक रूप मानते हैं, वे अपने आप को भारत के साथ ही जोड़ते हैं। हम समझते हैं वह जो एकता है वो अधिक महत्व की है राजनीतिक एकता के तुलना में।
उसमें आप किन किन देशों को शामिल करेंगे अखंड भारत में? हमको ऐसा लगता है कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, आपका लंका है, ये सब देश भारत को अपना बड़ा भाई जैसा मानते ही है। पाकिस्तान? उनको भी लगता है। पाकिस्तान भी, अब देखिए आजकल वहां कई यूनिवर्सिटीज में यह विषय चलता है कि पाकिस्तान का जन्म कब हुआ। तो बड़ी मात्रा में हिस्ट्री के प्रोफेसर्स जो है इस बात से सहमत नहीं है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। वो मोहनजोदड़ो को अपने साथ जोड़ते हैं, तक्षशिला को अपने साथ जोड़ते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको अपना मानते हैं, अपने को हजारों साल पीछे ले जाते हैं। और ऐसा पाकिस्तान के 12 यूनिवर्सिटीज में अच्छी डिबेट होती है। जब पाकिस्तान अपने आप को हजारों साल पीछे ले जाता है तो कहां जाता है? तो वो हमारे प्राचीन भारत के साथ ही जुड़ जाता है। वो पाणिनि को अपना मानता है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के पढ़ाए जाने वाले विषयों को पाकिस्तान के एंसिस्टर्स का मानता है। और पाकिस्तान के वे जो प्रोफेसर्स हैं आज, वे कहते हैं हमने एक समय पर अपना रिलीजन बदला, लेकिन अपने फोर फादर्स तो नहीं बदले। हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारे जो जमीन है, वो परंपराएं, ट्रेडिशंस, कस्टम बहुत पुराने हैं। ये जो भाव है, ये जो आपने पहले प्रश्न पूछा, उससे उनको जोड़ता है। फिर जी, ये बताएं कि इस सब में अखंड भारत का जो आपका सपना है, उसमें पीओके का कितना महत्व समझते हैं आप? इस पर गृह मंत्री भी बयान दे चुके हैं। आपकी पीओके पर क्या राय है, क्या होना चाहिए? पीओके ही नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो भी स्थान ऐसा जो कभी भारत के साथ रहा है और धीरे धीरे अपने पुरखों को याद करेगा, पूर्वजों को याद करेगा, पुरानी परंपराओं को याद करेगा, तो अपने एक इतिहास की ओर चल देगा। तब उसको ध्यान में आएगा जो चेंजेस जो बाद में आए, तब उसको इकट्ठा होने का, एक होने का एक आधार मिलेगा, एक ग्राउंड क्रिएट होगा उसमें से। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, और कम से कम राजनीतिक दृष्टि से यह संभव नहीं होगा। और इसलिए जो कल्चरल जो थ्रेड्स है, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, जहां पर कि एकता के भाव मजबूत होते हैं, उनको बार बार ध्यान देने से एक अखंड प्राचीन सांस्कृतिक भारत का फाउंडेशन बनता है। आपको नहीं लगता कि पीओके तो हमें जाके अब ले लेना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे। नहीं, मैं इस पर कोई उत्तर नहीं दे सकता ऐसे। एक नई तरह की कोशिश की मोहन भागवत जी ने, वो मस्जिद में गए और वहां जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे बात की, उसमें बातचीत हुई और जो तरह तरह की बातें आई, और उसमें एसवाई कुरैशी साहब थे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, वो उनको सही नहीं लगता। मुसलमान पक्ष था, उन्होंने कहा कि हमें आतंकी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, ये बात जिहादी कहा जाता है, ये बात सही नहीं है। आप थे उसमें शामिल उस मुलाकात में, किस तरह की बातें हुई, क्या इसका मकसद है, क्या करना चाह रहा है आरएसएस? वो इलियासी साहब बहुत दिनों से निमंत्रण दे रहे थे, एक 10-12 साल से उनका एक निमंत्रण था, आप कभी हमारे घर आइए। और पुराने हमारे सरसंघ चालक सुदर्शन जी कई बार गए भी थे उनके यहां। उनके निमंत्रण पर मानवर मोहन भागवत जी वहां गए थे, थोड़ा देर उनके घर पर बैठे, एक मदरसे के विद्यार्थियों के साथ उनकी बातचीत हुई, बस इतना ही हुआ था। और विद्यार्थियों से उन्होंने वार्तालाप में पूछा था, पर इस देश के बारे में आप क्या जानते हैं, हमारे देश के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, अपने को कैसे जीवन जीना चाहिए, अपने को सत्य निष्ठा के साथ चलना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसे कुछ मुद्दों पर बातचीत मोहन जी ने अपने इन विद्यार्थियों के साथ की थी। क्या उसमें आप ये जो बातचीत हुई, जो कुरैशी साहब हुई, वो भी बातें वो अलग प्रसंग है। वो क्या है, उस पर बताएं, और उसमें कोशिश क्या है आरएसएस की तरफ से? वो उसमें इतना ही था, कुछ मुस्लिम विद्वानों ने मिलने के लिए थोड़ा समय मांगा था, तो उनका पत्र आया था, वो मिलने के लिए आए थे, एक आधा घंटे के लिए। बड़ी इनफॉर्मल सी बात है, किसी मुद्दे पर बातचीत उस दिन नहीं हुई थी।
एक किसी और विशेष इशू को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। इतनी चर्चा हुई कि मिल करके बैठना चाहिए। आपस में कुछ ऐसे हैं मुद्दे जिनको मिलकर बैठकर हल किया जा सकता है, अच्छी बात है। एक और मुद्दा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। हम देख रहे हैं कि मैंने पिछले हफ्ते ही बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, और वहां पर एक कमेटी बनी हुई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। योगी जी से भी मैंने इसी पर सवाल किया तो वो उतने सीधा जवाब नहीं दे रहे थे जितना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया। क्या आपकी राय है, और क्या आरएसएस ने ऐसा कुछ, आप कुछ निर्देश देते हैं, कान में बोलते हैं? मतलब सांस्कृतिक संगठन जरूर है, पर बीजेपी से आपकी बातचीत तो होती है, और आप ये बातचीत पिछले दिनों देख भी रहे थे। कैसे आपने कुछ कहा है इस बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान सभा में चर्चा हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उस असेंबली के डिबेट्स में हम लोग को जाना चाहिए। तो जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका भी एक विल है। वो विल क्या है? संविधान निर्माताओं ने क्या बातें ध्यान में रखकर यह अपेक्षा व्यक्त की थी कि देश को जल्दी ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। ये बात ठीक है, उस समय इस पर सहमति नहीं बनी और उन्होंने भविष्य के लिए इसको छोड़ दिया। नंबर 2, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी करो, इसको लाने का कोशिश करो। तो वो क्या बात है? किन मुद्दों पर हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने और किन मुद्दों पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, उन मुद्दों को अपने को ढूंढकर निकालकर कुछ मुद्दों पर अगर बन जाती है और सहमति, तो इसको लाना चाहिए। यह हमारी संघ की राय नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, संविधान के निर्माताओं की राय है। ये संविधान में है, संविधान सभा की डिबेट में है ये। नंबर 2, ये सर्वोच्च न्यायालय के भिन्न भिन्न निर्णयों में है कि देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इसको अब बहुत लंबा समय हो गया, 72 ईयर्स हो गया। तो कोई तो इस पहल को करे। अगर सब बातों पर सहमति नहीं बनती है, तो जिन बातों पर सहमति बनती है, उस एक देश में उन मुद्दों पर एक कानून आ जाए तो शायद अच्छा रहेगा।